भी पढ़ा लिखा इंसान हो, जब वो बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है, जब वो बहुत ज्यादा किसी परेशानी में फंस जाता है और उसको कहीं सोल्यूशन नहीं लगता, फिर वो, मैं आपको बताता हूं हंस साहब, अगर आप ये कहते हैं कि 3.5 साल आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, पाकिस्तान का उसमें भी डिफॉल्ट है, मतलब हमारा अलग है, हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस। हर एक लड़ाई का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जब आप जंग करते हैं ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारा ये काम है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा है, कल जो हमने डिस्कस करा था ना कि इमरान खान ने बोला कि नहीं साहब, अमेरिका ने तो कोई साजिश करी नहीं थी और जो हुआ सो हुआ। मैं अब इसके पीछे जो रूलिंग पार्टी वाले हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की टीम, अब ये इसके पीछे पड़ गए, ठीक है। और मुझे लगता है इमरान खान ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया यहां पे, ठीक है। उसके जो सपोर्टर हैं वो तो ब्लाइंड सपोर्टर हैं, उनको तो लगता है कि वही खुदा है, ऊपर से आया आसमान से ना, तो वो तो मरते दम तक इमरान खान को एक डेस्परेशन होता है किसी भी इंसान में। जब कहते ना कि कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, जब वो बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है, जब वो बहुत ज्यादा किसी परेशानी में फंस जाता है और उसको कहीं सोल्यूशन नहीं लगता, फिर वो टोटके में जाता है। किसी बाबा से बोला तावीज दे दो, किसी बाबा से बोला कि ये भस्म दे दो, ये तो फिर उसका लॉजिकल दिमाग जो है वो काम करना बंद हो जाता है। पाकिस्तान के साथ यही है, इतना बुरा हुआ है पाकिस्तान के साथ 75 साल से कि अब वो बाबा की भस्म लेके घूम रहे हैं। बाबा की भस्म है इमरान खान नियाजी, ठीक है, वो तावीज टाइप का है बंदा। इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बट लोगों को है एक अंधविश्वास है इस पे कि हाँ ये ठीक कर देगा। अच्छा, पहली बार जब इमरान खान करीब 3.5 साल कुर्सी पे बैठे थे, तब इन्होंने कुछ नहीं करा, और अभी इन्होंने साफ बोल दिया कि मुझे तो किसी ने कुछ करने नहीं दिया, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ पावर ही नहीं था। इन्होंने साफ बोल दिया इमरान खान ने कि भाई मेरे हाथ में कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं। तो अब लोग पाकिस्तान में पूछ रहे हैं कि खान साहब आप फिर आएंगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, तो ये झगड़ा किस चीज के लिए कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यार इमरान खान को सपोर्ट करना, हम लोग इमरान खान के बिल्कुल सपोर्टर हैं। मैं अब क्या बोलूं, इट्स नॉट ईजी टू सपोर्ट दैट मैन, क्योंकि ना वो ऐसे, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइक जलेबी जैसे सीधे हैं खान साहब, ऐसे ऐसे बिल्कुल। अब देखिए, एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। अब मैं बताता हूं 2-3 बातें, फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा, ठीक है। खान साहब ने बोला यार कि ना अमेरिका की साजिश है, मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी से निकाल दिया, अमेरिका की साजिश है। चलो ठीक है, अमेरिका की साजिश है। फिर उन्होंने यह बयान दिया कि साहब मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, कोई पावर ही नहीं था, 3.5 साल में प्रधानमंत्री था, असली पावर तो फौजी जर्नलों के पास था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। यह भी बात समझ में आ गई। फिर इमरान खान ने बोला कि अमेरिकन्स ने मांगा ड्रोन का बेस, मैंने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए अमेरिका ने साजिश करके मुझे निकाल दिया। अब खान साहब आप ना थोड़ा सा या तो मुझसे बात कर लें, तो मैं आपके लिए, ये जब आप ये डब्बू टाइप के अनपढ़ जाहिल लोगों के साथ आप बैठेंगे तो ये आपको ऐसी गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसे इन लोगों के बस का नहीं है कुछ। दे आर पीपल ऑफ लो कैलिबर, इनका कैलिबर नहीं है, इनका दिमाग नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं हंस साहब, अगर आप ये कहते हैं कि 3.5 साल आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, तो ये बात तो पीटीआई को भी पता है, ये तो बात आपकी सरकार को भी पता है, और जो सीआईए वाले हैं, जो अमेरिका का खुफिया इदारा है, सीआईए इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसको पता फिर सभी को होगा जब आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये बात ढकी छुपी तो रहती नहीं खान साहब। तो अगर आपके हाथ में कुछ था ही नहीं 3.5 साल जब आप प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो फिर आपको अमेरिका निकालता क्यों? उनकी भला से आप 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के, अमेरिका आपको निकालता क्यों खान साहब? आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए इस पे अपना खुद का, ये डब्बू वाला दिमाग नहीं, फवाद चौधरी वाला, उसके पास है ही नहीं, उसका तो माला ही ऊपर वाला खाली है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाइए, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप घूमे हैं, आपने दुनिया देखी है, ठीक है ना। डब्बू तो पंजाब के बाहर नहीं गया कहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं खान साहब, आप खुद कहते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं है, जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो अमेरिकन आपके पीछे पड़ेंगे क्यों?
अमेरिकन तो उसके साथ डील करते ना, या उसको कुर्सी से हटाते, उसकी सत्ता छीनते, उसकी सरकार गिराते जिसके हाथ में कुछ था और जो उनको नुकसान करता। आपके हाथ में तो ना भला करना था उनका, ना उनका बुरा करना था। तो फिर आपने बोला कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और अमेरिका की साजिश नामंजूर और बाजवा गद्दार। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और हमारे लिए आप काम बड़ा। मुझे इंडिया में लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमने तो साउथ अफ्रीका से भी बोल दिया अपने रिश्तेदारों को, हमने दुबई में भी बोल दिया, हमने कहीं कहीं बोल दिया, कहां पे कोई यूरोप में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, अमेरिका में बैठा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बैठे। हमने तो लोगों को बोला कि जितना हैसियत के हिसाब से खान साहब को पैसा दो, खान साहब तो रोज अपने बयान बदल रहे हैं। और देखिए ना, अगर उनको ड्रोन बेसिस चाहिए अमेरिकन को, तो अमेरिकन को पता है कि उनको जनरल बाजवा से बात करनी, वो आपसे बात क्यों करेंगे? खान साहब आपको तो पता भी नहीं लगेगा। बनी गाला में आपके बंगले के छत के ऊपर ड्रोन का बेस होगा, आपको नहीं पता लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो क्यों अमेरिकन हटाएंगे? आप खुद अपनी बात कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और हमारे लिए हमारी जिंदगी में जहर बोल रखा है आपने। खान साहब आप खुद की बात पे तो कायम रहे। अगर अमेरिकन ने साजिश करी है तो साजिश करी है। आज आप कह रहे हैं नहीं, कोई बात नहीं, वो पुरानी बात है, कोई साजिश नहीं करी। कभी आप कहते हैं कि हमारा मालिक और नौकर का रिश्ता रहा है अमेरिका के साथ, गुलाम और मालिक का रिश्ता रहा है अमेरिका के साथ। आपने ऐसे ऐसे भी बयान दे दिए। अभी आपके पीछे पड़ गई वो मरियम औरंगजेब, आपके पीछे बाकी लोग पड़ गए। शहबाज शरीफ आपके पीछे पड़ गए। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरे मुल्क को आपने तकसीम कर दिया, आपने फौज को तकसीम कर दी, ठीक है, फौज की तकसीम कर दी आपने, सब कुछ कर दिया आपने। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था मैं। अरे खान साहब कैसी मजाक कर रहे हो, है ना? मेरे अंदर का कभी कभी, मैं भोपाल में रहा हूं ना, तो निकल जाता है कभी कभी बीच में खान साहब। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये क्या कर दिया आपने। अब पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। अब आप कहते हैं कि अमेरिकन के साथ रिश्ते बढ़ाओ। आपने वो $25,000 दे रखे हैं लॉबिंग के लिए एक फर्म को, हर महीने $25,000 उसको दिए जाते हैं लॉबिंग के लिए। उसने आपको कुछ बुद्धि दी होगी, उसने बोला होगा खान साहब आप थोड़ा कम बोलें, और आप अमेरिका के, क्योंकि आपको पैसे तो अमेरिका ही देगा ना, और तो कोई देगा नहीं आपको पैसे आपको अमेरिका ही देगा। आप कल प्रधानमंत्री बन गए पाकिस्तान के, बिना अमेरिका के आशीर्वाद के आप 4 दिन गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि आपके पास नहीं है पैसे। खुद मुख्तार कौम है, इकबाल के शाहीन है। देखिए ये सब जो जाहिल हैं पाकिस्तान में, अनपढ़ हैं, वो इकबाल के शाहीन होंगे। आज का जो शाहीन है ना, उसको खजूर चाहिए खान साहब, खजूर। विदाउट खजूर शाहीन उड़ नहीं। शाहीन मतलब ईगल, चील, वो नहीं उड़ सकता, बर्ड ऑफ प्रे नहीं उड़ सकता। ये सिर्फ खोखली कविताएं इकबाल की पढ़ पढ़ के, पोएट्री पढ़ पढ़ के कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद फयाज, बंदा रहा न बंदा नवाज, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाई लंबी चौड़ी, सब फ्रॉड। और आपने भी विश्वास कर लिया, लोगों ने भी विश्वास कर लिया खान साहब। और ये अभी आपको छोड़ेगी नहीं, ये चीज मैं बता रहा हूं आपको। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड कहां की इंपोर्टेड है? ये आपने हैशटैग चलवाया था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मतलब आपके वेबसाइट में पैसा देने जाओ नामंजूर। क्या नामंजूर है? किस चीज की नामंजूरी है खान साहब? ये कौन सी चीज है जो आपको नामंजूर है या पाकिस्तानी कौम को नामंजूर है? बाहर की मदाखलत, यही तो है नामंजूर। आपका बयान ही तो यही था कि शहबाज शरीफ और इन सब की जो पीडीएम की हुकूमत है, ये अमेरिका ने लगाई है ऊपर से, और आपकी जो हुकूमत थी उसको हटाया गया है झूठ बोल के, साजिश करके। यही तो बयानिया था आपका। अब आप बताइए क्या हो गया है? अब आप कह रहे हैं नहीं साहब ये तो मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था मैं। तो यार ऐसा मत करो खान साहब। लोग आपके, इमरान खान साहब आपने सिर्फ पाकिस्तानियों को जलील नहीं करा, आप इंडिया में इंडिया के लोगों को जलील कर रहे हो, जो पीटीआई का झंडा हाथ में लेके घूम रहे हैं कि यार आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, गाने जो बंदे गा रहे हैं ना, वो जलील हो रहे हैं यहां पे। आपने साफ मना कर दिया। कौन सा अमेरिका, कौन सी साजिश, क्या बच्चों वाली बात कर रहे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं खान साहब कि आप ये सब ना करें, ठीक है? आप बयान थोड़े से कम दें। आपको लगता है, देखिए मीडिया है, मैं मीडिया में खुद काम करता हूं खान साहब, और मेरा एक छोटा मोटा एक प्लेटफॉर्म भी है, बहुत छोटा है, ARY से तो बहुत छोटा है यार।
तो खान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मीडिया जो है ना दो मुंहा तलवार है। मीडिया के दो मुंह होते हैं, ये इस तरफ भी काटती है और उस तरफ भी काटती है। आपको लगता है आप लोगों के दिल में बस जाएंगे और एक इनकलाब ले आएंगे आप पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू। ऐसा होता नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है ना खान साहब, अब ये तलवार उल्टा आपको काट रही है। आप थोड़ा सा बच के किसको इंटरव्यू देते हैं कितना। आप कामरान खान, वो गुलाम चौधरी कौन है ARY का, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बड़ा भला सा नाम है बेचारे का, वो और ARY के बाकी जो बूट पॉलिश एंकर है उन पे फोकस करिए। आप ये सीरियस जर्नलिज्म में मत चले जाइए। अगर किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल पूछ लिया खान साहब, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज वो फ्रेंड्स के हैं, वो दे विल गेट इनटू ट्रबल इन पाकिस्तान। वो मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब क्या हो गया आपको, ठीक ठाक हो, बुखार शुखार तो नहीं है आपको। आप बड़ा कह रहे हैं इमरान खान इमरान खान तो आपका ये काम कर रहा है। समझ रहे मेरी बात। अब दोस्तों मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। मैं इमरान खान जी को तो मैं रोज समझाता रहूंगा, ठीक है, पाकिस्तान के बाबा कौम है ये, तो मैं इनको तो समझाता रहूंगा। अच्छा, ये पाकिस्तान का एक और है कि 5 ईयर CDS वाइडन्स टू 64.19%। अच्छा, बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान का जो CDS है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है, हम लोग कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पाकिस्तान का उसमें भी डिफॉल्ट है, मतलब हमारा अलग है। हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS और पाकिस्तान का है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो बेसिकली क्या था कि पाकिस्तान 5 ईयर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप used to ensure against restructuring or default has sharply widened as investors become more wary of the country's ability to meet its bond obligations. ठीक है, or the country's persistent political unrest is what causing the CDS to rise. Basically क्या है कि जो लोन के खिलाफ रिस्ट्रक्चरिंग होती है, यानी कि आपने कोई पैसा लिया और बोला कि जी मैं आज वापस नहीं करूंगा, मैं अगले साल वापस करूंगा, इस महीने को, इस तारीख को, ये और मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान के लिए, और मुश्किल हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और खान साहब दंदना रहे हैं, ठीक है, कि मैं लॉन्ग मार्च कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जितने भी, जाहिर सी बात है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो सक पका रहा है, वो घबरा गया बुरी तरीके से। खान साहब कहते हैं आपको घबराना नहीं है, वो कह रहे हैं साहब हम घबरा चुके हैं ऑलरेडी, हम ऑलरेडी घबराए हुए हैं और घबरा रहे हैं हम। तो ये चीज है। अच्छा, एक और खबर है जो मैं आपको, फिर मैं वापस न्यूज पे आऊंगा। अफगान आए पाकिस्तान के अंदर और FC जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, एक किस्म की उनकी बॉर्डर फोर्स कह सकते हैं उसको, वहां पे जो काम करती है, उसमें लोगों को ठोक दिया। अच्छा, वो CCTV में आ गए, ठीक है। तो चमन बॉर्डर जो है, जो एक कई बॉर्डर क्रॉसिंग्स में मेन है चमन, जो है चमन को पाकिस्तान ने बंद कर दिया। चमन बॉर्डर को बंद कर दिया पाकिस्तान ने, और चमन बॉर्डर पे पाकिस्तान ने यह बोला है कि नहीं साहब चल बना, आप पहले हैंडओवर करिए जिन लोगों ने हमारे बंदों को मारा है, क्योंकि वो CCTV में आ गए। अब तालिबान जरूर हैंडओवर करेंगे इनको, पता नहीं। देखिए, नेक ख्वाहिशात से तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि नहीं, हम वी शुड इसको हम इसी तरीके से आगे चलाते रहें कि हम रिक्वेस्ट करते रहें उनसे और बात बन जाए। वो होगा नहीं, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैं आपको बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, G20 समिट जो हो रहा है बाली में, इंडोनेशिया में, उसमें मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूं कि जो जो चीजें हुई हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। एक तो मोदी जी ने यह बात बोली है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको न्यूज आइटम। वी हैव टू फाइंड अ वे टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ सीज फायर एंड डिप्लोमेसी इन यूक्रेन। अब PM मोदी सीज फायर की बात कर दी, यह नई बात है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करी है। पहले उन्होंने बोला था SCO समिट में कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, ये हो ही नहीं सकता। अब वो कह रहे हैं सीज फायर करो, यानी कि गोली गोली चलाना बंद करो। और मैं जानता हूं इसके पीछे चाबी क्या चल रही है, मैं आपको बता दूंगा इसके पीछे क्या। देखिए, जो कह रहे हैं वो अलग चीज है, पर मोदी जी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, मैं बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, आपको अजीब सी बात लगेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एनालिसिस है। मोदी जी रशिया के साथ यारी निभा रहे हैं,
ठीक है, मोदी जी रशिया के साथ यारी निभा रहे हैं। रशिया खुद सीजफायर नहीं करेगा, रशिया खुद युद्ध विराम नहीं कर सकता, क्योंकि अटैक तो उसी ने करा था। रशिया अमेरिका के कहने पर भी युद्ध विराम नहीं कर सकता और यूरोप के कहने पर भी युद्ध विराम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो यूक्रेन की साइड में है, वो तो यूक्रेन को हथियार बेच रहे हैं। तो अगर रशिया ने उनके कहने पे या खुद अपनी मर्जी से युद्ध विराम कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे? तुम हार गए बेटा, यूक्रेन से हार गए, बड़े हीरो बन रहे थे, ये बोलेंगे लोग। लेकिन अगर रशिया ये बोले कि भारत इतना बड़ा उभरता हुआ पावर है और हम भारत से कन्विंस हो गए और ये हो गया, तो रशिया को एक वे आउट मिल जाता है, एक फेस सेविंग मिल जाती है। और मुझे लगता है कि ये जो चीज है इसमें कई सारी, इसमें ऑयल के प्राइसेस भी एक रीजन है, मैं मना नहीं कर रहा, इसमें ऑयल के प्राइसेस भी एक रीजन है, इसमें जो मार्केट्स वॉलेटाइल हो रहे हैं वो भी एक रीजन है, हम रिसेशन की ओर जा रहे हैं वो भी एक रीजन है, राइट। लेकिन भारत रूस के साथ अपनी यारियां निभा रहा है, ये भी एक रीजन है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके का स्टेटमेंट है, ये सीज फायर की बात कर दी कि युद्ध रोको रोको रोको, और अब भारत बोलेगा कि हमने रूस पे बहुत प्रेशर डाला और प्रेशर के तहत रूस ने लड़ाई बंद कर दी, क्योंकि अब रूस चाहता है कि लड़ाई। देखिए बात यह है ना कि भारत में कई लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं मेजर साहब कि रूस लड़ाई हार गया। मैं ये नहीं कह रहा रूस हार गया, राइट, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि रूस, हर एक जो लड़ाई होती है ना, हर एक लड़ाई वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ होती है, ठीक है। हर एक लड़ाई का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप जंग करते हैं ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारा ये काम है कि हम पूरे यूक्रेन को खत्म कर देंगे और हम इन इन इलाकों को आजाद कर देंगे, और हम ये इंश्योर करेंगे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना बने, या बने जो भी XYZ। हमारे ये 3-4 एम हैं, ये हमारा एम है, ये हमारा एम प्लस है, राइट। मस्ट बी अचीव, विल बी अचीव, कुड बी अचीव्ड, ये हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे और हम चलिए हम युद्ध पे चलते हैं, ये हमारा प्लान होगा, हम इस नीति के तहत घुसेंगे यूक्रेन के अंदर, ठीक है ना। ये तो ओवरऑल हो गया। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, क्या एम लेकर रशिया गया था यूक्रेन? एम क्या था? अगर सिर्फ यह था कि यूक्रेनियंस को मारना, ही तो कोई एम नहीं होता। ऑल एम्स आर पॉलिटिकल। जब आप लड़ाई लड़ते हैं, जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, एम वॉज पॉलिटिकल। एक नया मुल्क बनाना है, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। एक नया मुल्क बनाना है, जो बंगालीज हैं उनकी हिफाजत करनी है, उनकी मदद करनी है, एक नया मुल्क बनाना है। वी कैनॉट हैव पाकिस्तान टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, सो टुडे वी हैव बांग्लादेश टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। ये एक एम था। उसके बाद स्ट्रैटेजी बनती है, फिर नीचे टैक्टिक्स आते हैं, बट ओवर आर्चिंग एम इज पॉलिटिकल। यहां पे एम क्या है, रशिया का एम क्या था, तो ये हमें सोचने की जरूरत है। सीजफायर एंड डिप्लोमेसी की मैंने बात बता दी। जेलेंस्की है यूक्रेन का प्रेसिडेंट, उसने बोला है कि साहब, अपनी स्पीच पे जेलेंस्की ने यह बोला है कि ऑल फॉर ऑल प्रिजनर्स स्वैप विद रशिया, यानी कि हमने जो युद्धबंदी बनाए हैं रूस के, और रूस ने जो हमारे युद्धबंदी बनाए वो सारे हमारे छोड़ दें, हम उनके। अब दोनों तरफ की बात, मोदी जी ने रूस से भी बात कर रखी है और यूक्रेन से भी बात कर रखी है। एंड बहुत कम कंट्रीज हैं दुनिया में, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू, इक्के दुक्के गिन लो, जिनसे दोनों मुल्क बात कर रहे हैं। वरना यूक्रेन रशिया की लड़ाई ने पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, 2-3 बहुत अच्छी बातें करी मोदी जी ने, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है। आई लाइक दिस। उन्होंने बोला 2030 तक आधी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, यानी कि अगले 8 साल में भारत में जो इस्तेमाल करी बिजली होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होगी, जिसमें विंड आ जाता है, जिसमें सोलर आ जाता है, जिसमें और भी तरीके आ जाते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जिससे कि कोई कार्बन एमिशन नहीं होते, जिससे हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी बोला है कि एक बड़ी, उन्होंने चेतावनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मोदी जी ने बड़ी प्यारी बात बोली है और दुनिया के मुंह पे बोली है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, भारत को सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी मिलती रहे, ये दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, राइट। We must not promote any restrictions on supply of energy and stability in energy markets should be ensured। यानी कि कोई भी चीज हो जिससे एनर्जी मिलती रहे, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जब
अमेरिका का हाल खराब है, जब रूस का हाल खराब है, जब चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ का हाल खराब है, भारत एक अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि ग्रोथ इंजन जो है दुनिया का। अब भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और भारत पे दुनिया भर के रिसेशन का इतना फर्क नहीं पड़ा। इंडिया इज डूइंग अ फेयरली गुड जॉब आउट ऑफ इट। बट ये फेयरली गुड जॉब जो इंडिया कर रहा है, ये तभी तक संभव है जब तक हमें एनर्जी मिलती रहे। मुफ्त पाकिस्तान की तरह मांग तो नहीं रहे किसी से मुफ्त। हम कह रहे तुम्हें पैसे देंगे, जो तुम्हें पैसे चाहिए, जो तुम्हारा मार्केट रेट है, हम देने को तैयार हैं खुशी खुशी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो एनर्जी है आज की तारीख में भी, जो फॉसिल फ्यूल की एनर्जी, वो तो बाहर से आती है। तो इसमें आप रोक टोक ना करें। फूड सिक्योरिटी की बात करी मोदी जी ने, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एक तो सिक्योरिटी से आप समझते हैं कि ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अपरेटस हो गया। एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है एनर्जी सिक्योरिटी। हर घर बिजली आए, हर गाड़ी में तेल डले, इकोनॉमी चलती रहे, हर थाली पे खाना हो, रोटी हो, फूड सिक्योरिटी, राइट। इन सब के बारे में अच्छा, सप्लाई चेन ऑफ मैन्योर यानी खाद और फूड ग्रेन्स के बारे में पीएम मोदी ने G20 समिट बाली में जो हुआ था, उन्होंने बोला कि आज की खाद की कमी कल के खाने की कमी है। अगर आज खाद की कमी, देखिए ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में यही मैं चीज बहुत एडमायर करता हूं। वो बेसिक बात करते हैं जो कि लोगों को समझ में आ जाए, उड़ी उड़ी बात नहीं करते वो। मैं बता रहा हूं, वैसे तो कभी होगा नहीं, लेकिन अगर उनकी जगह इमरान खान या शहबाज शरीफ होता, इतना गोबर करके आते वो लोग। मैं बता रहा हूं, क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे कि ये भी दे दो, वो भी दे दो। फर्टिलाइजर इज इक्वल टू फूड ग्रेन, इन्होंने क्लियर कर दिया। क्योंकि अब मोदी जी जब वापस आएंगे तो इंडिया विल हैव द चेयरमैनशिप और द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20। 1 साल के लिए इंडिया के पास आने वाली है। और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इंडिया किस तरीके से इसको लीड करेगा, किस तरीके से आगे ले जाएगा, यह हमें देखना पड़ेगा। पीएम मोदी ने एक और बोली, आई हैव रिपीटेडली सेड दैट वी हैव टू फाइंड अ वे टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ सीज फायर एंड डिप्लोमेसी इन यूक्रेन। ये यूक्रेन वाला वापस उन्होंने बोला है, वर्ल्ड वॉर 2 wreaked havoc in the world after the leaders of that time made a serious effort to take the path of peace. Now it's our turn. जब 1945 में द्वितीय महायुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब लोगों ने बोला यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और दुनिया में पीस होना चाहिए। दुनिया में पीस तो हुआ नहीं, दुनिया के पीसेस और हो गए। तो अब मोदी जी कह रहे हैं अब हमारी बारी है, हमें दोबारा वापस जाना पड़ेगा और दोबारा ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि जंग ना हो। तो ये जो मोदी जी ने फूड सिक्योरिटी की बात करी है ना, मोदी जी ने फूड सिक्योरिटी की बात, एनर्जी सिक्योरिटी, मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट चीजें हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जिनको हम बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है इनको सामने आके बोलना, राइट। जैसे इंडिया है, पाकिस्तानी हर समय कहते हैं हमारा सबसे बड़ा पावर क्या है, हमारे पास जो न्यूक्लियर असासे हैं, न्यूक्लियर वेपन है, वो न्यूक्लियर करके बावले। हम क्या कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा असासा क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जिसके हाथ में किताब होगी ना, उसकी इज्जत होगी, जिसके हाथ में बम होगा हर समय जलील होगा। ये दुनिया की सच्चाई है, पाकिस्तानी नहीं समझ पाते। हम जंगजू कौम है ना, असला हमारा जेवर है, ये ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं, इसलिए हर एयरपोर्ट पर जलील होते हैं। इनका ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं लोग। कुछ तो कहते हैं यार कौन क्या करने आ गया यहाँ पे। पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे हाफिज सईद, और समथिंग लाइक दैट। नॉट खेलोगे कूदोगे, बम बनाओगे तो बनोगे हाफिज सईद, वॉट एवर द केस में भी। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज है, मैं यहां पे अपना वीडियो खत्म करता हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस से मैं कोट कर रहा हूं, बड़ा प्यारा आर्टिकल है। इसने लिखा है कि जो IAEA है, विच इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो पूरा एटॉमिक एनर्जी कंट्रोल करती है पूरी दुनिया में, जिसका वॉचडॉग है, उसने बोला है कि जो इंडिया ने गलती से ब्रह्मोस फायर कर दिया था ना पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान बड़ा हल्ला कर रहा था कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इंडिया को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो कोई भी बहाना चाहिए, इंडिया को सजा मिलनी चाहिए और इंडिया से कुछ पैसे हमें दिलवा दो, यही तो बोलते हैं वो। तो इसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि मिसफायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल नॉट कॉज फॉर एनी स्पेसिफिक कंसर्न। उन्होंने बोला छोटी छोटी चीज में कोई मतलब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि होती रहती हैं, इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान फिर अपना मुंह सुजा के घूमेगा कि हिंदुओं ने साजिश की है,
है ना, यहूदियों ने साजिश की है, सब हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, गोरे भी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब देखिए साजिश वाला फिर गाना गाएंगे ये लोग, है ना, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही गाना है, एक ही गाना चलता है पाकिस्तान में, ओ मोनिका ओ माय साजिश, ठीक है, एक ही गाना है पाकिस्तान में। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं फिर जल्दी आऊंगा एक और वीडियो लेके आपके पास। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, इंफॉर्मेटिव होगा और हल्का फुल्का सा एंटरटेनिंग भी होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।